morning students. In our last class we have seen कि हमारी बॉडी में टीन एज में आते आते टीन एज में रहते हुए कुछ चेंजेस होते हैं and that changes are basically showing us that our body has become capable for the reproduction, right? हमने देखा था कुछ चेंजेस मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में दोनों में अलग अलग होते हैं, right? All these things we have discussed in our last class. Now we are going to start with our next paragraph, that is, why does the body show sexual maturation at this age? हमारी बॉडी में ये सारे जो चेंजेस हैं, हमारे फेशियल हेयर्स ग्रो होना, जेनिटल एरिया में हेयर्स ग्रो होना, फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको क्या बताती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई है इस एज में, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि इस पर्टिकुलर एज में हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन मल्टीसेलुलर बॉडीज़ टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे डाइजेशन के लिए अलग सेल रिस्पॉन्सिबल हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम. वैसे ही रिप्रोडक्शन के लिए अलग से एक सिस्टम है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? और उसके लिए अलग से सेल्स होते हैं. The creation of germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function. और वो सेल्स जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोला जाता है जर्म सेल, ओके? एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यूज टाइप्स टू क्रिएट देम. Human being also develop special tissues for this purpose. जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग सेल्स डेवलप होते हैं, स्पेशल सेल्स, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी इस प्रोसेस के लिए स्पेशल टाइप के जर्म सेल जो हैं वो डेवलप होते हैं. हाउएवर, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. जब तक हमारी बॉडी हम एक एडल्ट एज में आते हुए हमारी बॉडी जो है वो अपना एक शेप ले लेती है और उसके बाद फिर हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, राइट? तो हमारी बॉडी एक कंप्लीट हाइट ले लेती है और तब तक हमारी बॉडी में जो सारे ग्रोथ हैं वो सब हो चुकी होती है. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. स्टार्टिंग में टीन एज के पहले की जब हम बात करें तो वहाँ पर हमारी हाइट बढ़ती है, राइट? मेजरली जो है वो हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, राइट? और जब हमारी हाइट और वेट एक प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं, एक डेवलपमेंट उनमें हो जाता है, तो उसके बाद हमारे जो दूसरे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, राइट? इसलिए हमको टीन एज में ही ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और बचपन से ये सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं. दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी. और इस पर्टिकुलर एज को, इस पर्टिकुलर पीरियड को, जब हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस हमको ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उस एज को बोला जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं हम प्यूबर्टी. So how do all the change that we have talked about link to the reproductive processes? अभी सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की वो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस पे से रिलेट करती है, कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, राइट? वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट germ cell from the two individual have to join together. हमने डिस्कस किया था जब भी हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पर हमको दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. जब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों के जर्म सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं
फ्यूज़ होते हैं, तब जाकर एक ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल एज हैपन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, वैसे ही अगर किसी तरीके से एक बॉडी से जर्म सेल किसी दूसरी बॉडी में चले जाएं तो उनका फ्यूजन होना जो है वो पॉसिबल है, राइट। और इट कैन हैपन बाय द टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल और फ्यूजन। या तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जर्म सेल ट्रांसफ़र हो, या दो बॉडीज़ अपने आप को कंबाइन करें ताकि उनके जो सेल हैं वो मिक्स हो पाए, एज हैपन इन मैनी एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स में इस तरीके से भी फ्यूजन की प्रोसेस होती है, वो अपनी बॉडीज़ को कंबाइन कर लेते हैं और फिर उनके जो जर्म सेल्स हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इफ़ द एनिमल्स आर टू participate in this process for mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signals that the sexual maturation is taking place. और हमारी बॉडी में बहुत ये जो सारे चेंजेस हैं, जैसे कि जो पब्लिक हेयर्स ग्रो होना, राइट। सो इस तरीके के जो चेंजेस हैं हमारे हेयर्स पर, आर्म्स पर, आर्मपिट्स पर, जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि जब एक पेरेंट के जर्म सेल दूसरे पेरेंट के जर्म सेल के साथ फ्यूज़ होते हैं तभी रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है, राइट। तो अब ये जर्म सेल का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो, तो जर्म सेल का ट्रांसफ़र जो होता है वो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, सच एज द पेनिस व्हेन इट इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। जो पेनिस है जब वो इरेक्ट हो जाता है तब वो वजाइना में एंटर करता है, और उस तरीके से जो जर्म सेल हैं वो पेनिस से, दैट इज़ मेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट में ट्रांसफ़र होते हैं। इन मैमल्स सच एज ह्यूमन द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो बेबी है वो मदर की बॉडी में रहता है एक लंबे समय के लिए, फॉर 9 months, एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर। और जब वो मदर की बॉडी से बाहर आता है उसके बाद भी उसको ब्रेस्ट फीड किया जाता है बाय हर मदर। दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, राइट, दैट द बेबी इज़ नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग एक्सटर्नली टिल द एज ऑफ 6 month, राइट। तो 6 महीने तक ही इज़ completely dependent on the breastfeeding for its food. The female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate these possibilities. और इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और उनके ब्रेस्ट को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट द रिप्रोडक्शन कैन बी कैरीड आउट इन देयर बॉडी। Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction, right? So कैसे एक पेनिस का इरेक्शन होना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। हमको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंट होता है। सो व्हाट आर द चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव organ. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cell
and other portions that delivers the germ cell to the site of fertilization. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली वो पोर्शंस आते हैं, वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं, और वो सेल्स और वो ऑर्गन्स जो इन जर्म सेल्स को एक फर्टिलाइजेशन की साइट पर रिलीज कर पाएँ, राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में दो ऑर्गन्स बेसिकली जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करें, और दूसरा ऑर्गन जो फर्टिलाइजेशन की साइट पर इन जर्म सेल को रिलीज कर सके। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। मेल की बॉडी में जो जर्म सेल होते हैं उसको बोला जाता है स्पर्म, राइट। तो जो मेल बॉडी में स्पर्म्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में एक ऑर्गन होता है दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो टेस्टिस है वो कहाँ पर होता है? एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है स्क्रोटम में, वहाँ पर ये टेस्टिस होते हैं। और वहाँ पर ही क्यों होते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होना ज़रूरी है, राइट। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो ईजिली होता है। We have discussed the role of the testis in the secretion of the हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस हैं वो एक तरह के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और उस हार्मोन को बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन्स, राइट। सो जो टेस्टिस हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about change in appearance seen in boys at the time of puberty। और इसी हार्मोन के कारण, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण जो हमारी बॉडी में चेंजेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पब्लिक हेयर्स और मुस्टैचियोज और हमारी वॉइस क्रैश होना, ये सारे चेंजेस जो हैं वो किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स दैट इज रिलीज बाय द टेस्टिस, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, राइट। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस which unites with the tube coming from the urinary bladder। अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बन गया, राइट। लेकिन अब उसको टेस्टिस से बाहर भी जाना है ताकि वो फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंच पाए। सो दिस इज़ द टेस्टिस। यहाँ पर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इस ट्यूब से होते हुए वो हमारी पेनिस तक जाता है, और पेनिस से यहाँ से वो जो स्पर्म है वो सिक्रीट आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से जो स्पर्म है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वास डेफरेंस, और ये जो ट्यूब है उसको बोला जाता है वास डेफरेंस, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आती है उसके साथ ये ट्यूब कंबाइन हो जाती है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो वो पाथ जहाँ से हमारा यूरिन बाहर आता है, उसी पाथ से हमारा स्पर्म जो है वो भी बाहर आते हैं। देयर इज़ अ कॉमन पाथ फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। Along the path of vas deferens, glands like prostate and the seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition। इस पाथ में दूसरे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, राइट।
सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये भी अपने सिक्रीशन जो है करते हैं, और उन सिक्रीशन के कारण क्या होता है, जो स्पर्म है वो थोड़ा सा फ्लूइड हो जाता है, राइट, थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, ताकि उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हो पाए बॉडी में, और उसके साथ साथ उसमें कुछ न्यूट्रिशंस भी ऐड हो जाते हैं, राइट। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली genetic material and long tail that helps them to move toward the female germ cell। जो स्पर्म होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, और बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस। जो स्पर्म सेल है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो आगे वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ द स्पर्म, और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द टेल ऑफ द स्पर्म। और उसका शेप ऐसा इसलिए होता है ताकि वो ईजीली फीमेल बॉडी में ट्रैवल कर पाए, और जो साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए वो वहाँ तक प्रॉपरली रीच कर पाए, राइट। सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ लाइक दैट, एक ऐसा पार्ट जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर एक ऐसा ट्यूब जिससे होते हुए वो हमारी पेनिस तक आता है, और पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, ताकि वो फर्टिलाइजेशन की साइट पर जा सके। सो जब हमारा पेनिस इरेक्टाइल होता है तभी वो केपेबल होता है टू रिलीज द स्पर्म्स, राइट। दिस वाज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दैट आर लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द reproduction in the female. This thing we are going to discuss here. The female germ cells or eggs are made in the ovaries. जो फीमेल जर्म सेल्स हैं और एग हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, ओवरीज में। सो हमने पढ़ा कि मेल में जो जर्म सेल है वो क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल में जो जर्म सेल है उसको बोला जाता है एग्स, राइट। सो जो एग्स हैं वो कहाँ पर डेवलप होते हैं, ओवरी में, और जो स्पर्म है वो कहाँ पर डेवलप होते हैं, टेस्टिस में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, और जो ओवरीज हैं वहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं। लुक एट द फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फिगर 8.11 देखें तो यहाँ पर वी विल बी एबल टू सी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इट लुक्स लाइक दिस, राइट। बेसिकली दे हैव 2 पेयर ऑफ ओवरीज, अ यूट्रस, cervix and the vagina, right? Now when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. अगर हम बात करें मेल की बॉडी में, तो मेल की बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन एक सर्टेन एज के बाद होता है, लेकिन जब एक गर्ल बॉर्न होती है एक फीमेल की बॉडी में, जो ओवरीज होती हैं उसमें हज़ारों इमेच्योर एग्स होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, और जैसे जैसे गर्ल प्यूबर्टी की एज में आती है, मैच्योर होने लग जाती है, वैसे वैसे ये जो एग्स हैं वो भी क्या होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं। 1 egg इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 of the ovaries, और हर महीने, हर एक मंथ में एक एग जो है वो मैच्योर हो जाता है। The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube, और ये जो एग है वो ओवरी से एक वॉम्ब तक आता है। वॉम्ब इज़ द प्लेस वेयर द मदर विल होल्ड द बेबी, राइट। तो ये ओवरी से होते हुए वॉम्ब तक आता है, और किसके थ्रू आता है, ओविडक्ट के थ्रू या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। द 2 oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. जो 2 oviducts होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर मिलकर एक इलास्टिक बैग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोला जाता है यूट्रस, एज यू कैन सी इट इन द फिगर ऑल्सो
that this kind of shape, it is looking like a bag, and this kind of this shape is called as the uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix, और ये जो यूटरस है वो वजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू. जो यूटरस के नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द वजाइना, राइट, एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर. The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. So जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब जब पेनिस जो है वो वजाइना में एंटर करता है, तब जो पेनिस है वो स्पर्म रिलीज करता है, और वो जो स्पर्म्स हैं वो इस वजाइनल पैसेज से होते हुए इस पैसेज से होते हुए जो स्पर्म है वो ट्रैवल करते हैं. दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग. और वो जो स्पर्म है वो इस वजाइनल पैसेज से होते हुए अपवर्ड ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पर वो ओविडक्ट में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग, द zygote गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस. और एग के साथ जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक जाइगोट बना लेते हैं, और ये जो जाइगोट है वो यूटरस की लाइनिंग से होते हुए वहाँ पर इम्पार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट डिवाइडिंग. और फिर ये जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है, और उसकी ग्रोथ जो है वो होने लग जाती है. We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. हमने अभी देखा था अर्लियर सेक्शंस में कि मदर की बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती, इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो बेबी को होल्ड कर पाए, और जो बेबी है वो मदर की बॉडी में फॉर द पीरियड ऑफ 9 months रहता है, राइट. Hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. और हर मंथ जो यूटरस है वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को इसके लिए केपेबल बनाता है ताकि वो एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को होल्ड कर पाए. जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता जाता है वैसे वैसे यूटरस जो है वो अपने आप को इस केपेबल करता है कि वो होल्ड कर पाए एक बेबी को. द लाइनिंग थिकन्स and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. ये जो लाइनिंग्स हैं, जो यूटरस की थिक लाइनिंग है वो और ज़्यादा थिक होने लग जाती है, और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं ताकि जो बेबी है इट विल गेट नरिश्ड, राइट. तो बेबी तक जो न्यूट्रिशन है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, राइट. The embryo get nutrition from the mother's blood. जो एम्ब्रियो है उसको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से ही मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. एक स्पेशल टिश्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के थ्रू उसको अपना जो बेबी है उसको अपना न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी. दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूरिन वॉल. ये बेसिकली एक डिस्क जैसा शेप होता है जो कि यूरिन वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है. इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. इसमें विलीज लगी होती हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स द विली. और मदर्स साइड पर जो ब्लड स्पेसेस होती हैं जो कि इस विली को कवर करती हैं. This provide the large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. और इसके कारण एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ से जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वो मदर की बॉडी से होते हुए बेबी तक पहुँच जाए, एम्ब्रियो तक पहुँच जाए. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज which can be removed by transferring them into the mother's blood through the प्लेसेंटा. जो एम्ब्रियो है वो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट करता है. हमको पता है कि हर एक सेल जो है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो वैसे ही एम्ब्रियो में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है. और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड
inside the mother's body take approximately 9 month, और मदर की बॉडी में इस एम्ब्रियो को completely ग्रो करके एक न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? इट टेक्स अ पीरियड ऑफ 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. और जब इस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो जो बेबी है दैट विल कम आउट ऑफ द यूट्रस, राइट. और इस तरीके से द बेबी विल गेट बॉर्न एंड इट विल गेट आउट ऑफ द मदर्स body, right? So today we have seen that what are the male reproductive system and what are the female reproductive system, and what are the organs that are responsible for the reproductive system in male and female. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.